अब एक काम करते हैं, अब कुछ और बात करते हैं। मिड और स्मॉल कैप्स की काफ़ी चर्चा हो रही है। मोतीलाल ओसवाल इंडिया आइडिएशन कॉन्फ्रेंस में भी छोटे मझोले शेयरों पर बड़ा मंथन है। कैपिटल गुड्स, रियल्टी, एनबीएफसी जैसे 20 से ज़्यादा सेक्टर्स की 74 कंपनियां इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही हैं। इसी कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ के रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़। आइए उनसे समझते हैं कि उन्हें इस समय किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। 3 महीने पहले अगर आपकी ये कॉन्फ्रेंस हुई होती तो मैं समझ सकता था कि क्या मूड होगा, लेकिन आज जो पिछले 1 महीने में हुआ है उसके बाद क्या मूड बुरी तरह से चेंज हुआ है? पहले इस पर बात कर लेते हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट मूड काफ़ी बेहतर है अनुज अभी, क्योंकि काफ़ी प्राइसेस करेक्ट हुए हैं। 3 महीना पहले फीलिंग मिस्ड आउट का था, कि आपने स्टॉक ज़रूर आइडेंटिफाई कर लिया है, बट प्राइस और वैल्यूएशंस इतने महंगे थे कि खरीदने के लिए काफ़ी डर लग रहा था। वहाँ से हमने देखा है थोड़ा बहुत करेक्शन अभी आया है। हालांकि अभी भी मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी महंगा है। आज भी अगर आप इंडेक्स का वैल्यूएशन देखते हैं तो वाइल निफ्टी 20 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 27 के पीई पे है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 23 के पीई पे है। तो अभी भी 30% से लेके 15% के बीच में प्रीमियम पे ये इंडाइसेस ट्रेड हो रहे हैं। ये तो इंडेक्स की बात है, कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, पिछले 1 महीने में जो करेक्शन आया है मिड एंड स्मॉल कैप्स में, कई कई स्टॉक्स 25-30% भी करेक्ट हुए हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा एक इन्वेस्टेबल रेंज में कई सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। और कॉन्फ्रेंस में जो हमने डिमांड देखी है, हमारे यहाँ अभी 75 कंपनीज हैं आज और कल 2 दिन मिला के, जिसमें करीबन करीबन 500 इन्वेस्टर उनसे मिलने वाले हैं। 4000 मीटिंग्स कंबाइंड अगर आप देखें, ये 478 इन्वेस्टर और 75 कंपनीज के बीच में हमने यहाँ पे इसका आयोजन किया है आज और कल। ओके, तो कौन सी प्रोमिनेंट कंपनियां सबसे ज़्यादा, किन कंपनीज को लेकर डिमांड आ रही है मीटिंग्स के लिए गौतम, किस स्पेस में? तो अनुज, इस कॉन्फ्रेंस में लगभग सभी सेक्टर की कंपनियां मौजूद हैं। फाइनेंशियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन, प्रॉपर्टी, हॉस्पिटल। तो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स को जो सेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ हमने सबसे ज़्यादा इसमें डिमांड देखी है। और फाइनेंशियल्स में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, बिकॉज ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप कॉन्फ्रेंस है, तो मिड एंड स्मॉल कैप जो फाइनेंशियल्स है, चाहे आप नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स ले लीजिए, एनबीएफसी ले लीजिए, विद इन एनबीएफसी लेंडिंग, हाउसिंग फाइनेंस, फिर आपके कैपिटल मार्केट के कंपनीज हैं। इसी तरह काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल नेम्स भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। तो ये जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स को रिप्रेजेंट करते हुए सेक्टर्स है, सबसे ज़्यादा डिमांड हमें वही दिख रही है। और यही वो स्पेस है जहाँ पे अर्निंग्स भी लीड किया है। अगर आप देखते हैं पिछले 4 साल में इंडिया का अर्निंग्स, हमारे जो कवरेज में 270 कंपनीज है, 4 साल पहले उनका प्रॉफिट 4,30,000 करोड़ था FY20 में। FY24 में वही कंपनीज 11 लाख करोड़ का प्रॉफिट करने वाली है। तो ये लगभग टोटल 27% कंपाउंडिंग हमने देखा है बिटवीन FY20 एंड 24। और आने वाले 2 सालों में ये 11 लाख करोड़ का प्रॉफिट, हमारा अनुमान है कि FY25 में 12,70,000 करोड़ हो जाएगा और FY26 में ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ से भी अगले 2 साल के लिए जो हमारा एस्टिमेट है, करीबन 17% अर्निंग CAGR का है। और इसको लीड करने वाले सेक्टर्स भी डोमेस्टिक सिक्लिकल्स से ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पर निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट लेकर आइए ज़रा, क्योंकि इसकी आज वीकली एक्सपायरी है। मैं अभी 3 मिनट पहले इसको देख रहा था। 3 मिनट पहले ये 10,440 के करीब था और अभी एकदम से ये एक बड़ी इसमें डिक्लाइन आई और अब ये इंडेक्स डे लो पर आ गया। ध्यान रखिएगा, इसकी वीकली एक्सपायरी आज और एकदम से गिर के देखिए 10,335 पर। तो प्रॉब्लम तो है यहाँ पर ये मिड कैप में। गौतम, ये मिड कैप में जो ओवरऑल अब पिछले एक हफ्ते में हुआ है, इसको सिर्फ एक करेक्शन माना जाए या फिर एक थोड़ा सा डाउन फेज की शुरुआत मानी जाए? कितनी करेक्शन हो सकती है? क्योंकि हमने जब आप पिछली बार स्टूडियो में आए थे, हमने डिस्कस किया था कि मिड कैप आपने बोला था शायद 40% प्रीमियम पे चल रहा था, स्मॉल कैप शायद 60 या 70% के प्रीमियम पे चल रहा था। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर वो मेरे नंबर्स गलत हैं तो, लेकिन कितनी करेक्शन एक्सपेक्ट करें हम? अनुज, आपके दोनों ही क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है कि कितनी करेक्शन होगी और कब तक होगी, ये कहना बहुत डिफिकल्ट है।
अभी तक जो आपने डाउन मूव देखा, मैं मानूंगा कि काफ़ी सारे बुल मार्केट्स में ऐसे 5-10% के करेक्शंस बहुत नॉर्मल है। अगर आप पुराने साइकिल्स भी निकाल के देखते हैं, 2003 से 8 वाली, या पिछले 5-6 सालों में जो आपने एक बुल मार्केट देखा, ऐसे कई बार 4-5% मार्केट गिरता है। हमारे मार्केट ने स्पेशली पिछले 10-12 साल में अगर आप देखें तो इंडिया ने एक ड्यूरेबल मार्केट करेक्शन नहीं देखा है अभी तक। बीच बीच में फेजेस आई हैं, 2018 में जब IL&FS का करेक्शन था, 2020 में कोविड का करेक्शन था, बट ये सारे करेक्शन बहुत शॉर्ट एंड स्विफ्ट थे। परसेंटेज टर्म में काफ़ी बड़े थे, बट बहुत जल्दी वो करेक्शन खत्म हो गया था और ट्रेंड फिर से अप ट्रेंड में तब्दील हो गया था। मेरा ये मानना है कि जो आज इंडिया के फंडामेंटल्स है, चाहे मैक्रो हो या माइक्रो हो, बहुत ही स्ट्रांग है। आज हम उसको अप्रिशिएट कम कर रहे हैं। अगर आप इसका कंपैरिजन ग्लोबल लेवल पे करें, मोर सो रीजनल लेवल पे, क्योंकि जो फॉरेन मनी इंडिया में आता है, इट्स ऑलवेज कंपीटिंग विद द रीजनल मार्केट्स। तो रीजनल स्कीम ऑफ थिंग्स में इंडिया का मैक्रो और माइक्रो मेरे हिसाब से आज बेस्ट है। 7.5 से 8% के बीच GDP ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट 9 months was 8.2, full year RBI is saying 7.6. I think there will be a 10-20 bips surprise on that. आपका फॉरेक्स रिजर्व्स और फॉरेन करेंसी जो इक्वेशन है काफ़ी स्टेबल रहा है रुपया डॉलर के मुकाबले पिछले 2 साल में। ट्विन डेफिसिट्स कंट्रोल में है, क्रूड एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और इन्फ्लेशन जो है इंडिया का 5.1-5.2 के आसपास आ गया है। और डिबेट ये हो रहा है कि रेट कट्स कब हो गए, ये नहीं हो रहा है कि हो गए या नहीं, राइट। सो वो हो गया माइक्रो। मैंने आपको पहले ही कहा कि अर्निंग्स काफ़ी अच्छा है और अगला 2 साल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में अभी जो 2 महीने के बाद बड़ा इवेंट है इलेक्शंस का, वहाँ पे एक राय बन रही है कि यू विल सी अ पॉलिसी कंटिन्यूटी, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी। सो उस वजह से जो पॉलिसी मोमेंटम बना हुआ है इंडिया में पिछले 5-10 सालों से, वो कंटिन्यू रहने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि आपको एक बहुत बड़ा करेक्शन, मेरे नज़र में, आई कैन ऑलवेज गो रॉन्ग, मेरे नज़र में वो बड़ा करेक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जो स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई किए हुए थे, जहाँ आपको पोजीशन बनानी थी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर वो स्टॉक आपके 20-30-40% करेक्ट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप टाइमिंग तो नहीं कर सकते। सो एक सिस्टमैटिक तरीके से आइडेंटिफाइड स्टॉक्स में बाइंग करना इज अ बेटर एंड मोर प्रूडेंट गेम रादर देन ट्राइंग टू फाइंड अ बॉटम। ओके, क्योंकि गौतम जी हमारा पूरा डिस्कशन काफ़ी हद तक केंद्रित है मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर। पिछले 2 हफ्ते की जो गतिविधियां रहीं और सेबी ने जो सबसे पहले चिंता जताई, उसके बाद एमफी का जो एक्शन था, ये जो 15 मार्च को लास्ट सेशन में स्ट्रेस टेस्ट के आंकड़े आए हैं, उसको देख के आपको फीलिंग क्या लगी? आई मीन क्योंकि एक बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू इन स्टॉक्स को चेस कर रहा था, ये स्ट्रेस टेस्ट के आंकड़े क्या बयां करते हैं? आपकी रीडिंग क्या कहती है इसको देखकर? मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें कंसर्न नहीं दिखता है, बिकॉज जो 1-2 फंड के स्ट्रेस टेस्ट के आंकड़े हमने देखे थे, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा उसमें नर्वसनेस की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि रेगुलेटर मार्केट में आपसे कॉशन रखने की वकालत कर रहा है, और स्ट्रेस टेस्ट करने का उन्होंने एक जो सलाह दी है, और काफ़ी सारे रिजल्ट्स आपने देखे। मुझे उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कोई आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की इन्वेस्टर को ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। जो एक चीज़ आपने देखी होगी कि ये महीने का भी जो म्यूचुअल फंड का नंबर आया है, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, करीबन 19,200 करोड़ का SIP का नंबर है। मुझे लगता है इंडियन कैपिटल मार्केट्स और मोस्ट इक्विटी मार्केट्स काफ़ी मैच्योर होते जा रहे हैं। हमने पिछले 3-4 साल में ज़रूर देखा है कि जहाँ भी करेक्शन आया है, एक एवरेज इन्वेस्टर ने या तो अपना क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है या सिप का टिकट साइज बढ़ाया है। और मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप अगले 3-5 साल के हिसाब से देखते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि जो आज इकोनॉमी 3.6 है, वो शायद 2027 या 2028 में 5-5.5 ट्रिलियन के आसपास जाएगी। तो आज जो मार्केट कैप एज अ परसेंटेज ऑफ GDP 130% चल रहा है, मान लीजिए वो भी मीन रिवर्ट होकर 100-110% के आसपास आता है, तब भी आप 3-5 ईयर पीरियड से काफ़ी ढंग का पैसा बनता हुआ देख रहे हैं। 12-15% कंपाउंडिंग इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स इस जर्नी में काफ़ी ऐसे पड़ाव आएंगे जहाँ पे कभी मार्केट आपको नेगेटिव रिटर्न देगा, कभी मार्केट आपको लो रिटर्न देगा, कुछ सेक्टर्स अंडर परफॉर्म करेंगे, कुछ सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे, बट ऑन एन एवरेज मुझे लगता है
12-15% अगले 3 से 5 साल में बनना एक बहुत डिफिकल्ट प्रोपोजिशन नहीं है, एज लॉन्ग एज जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का हम बात करते हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट अर्निंग्स ही एक प्योर अनइनिबिटेड ड्राइवर है स्टॉक मार्केट का। ये हमने पिछले 15 साल से देखा है। आपके दर्शकों के लिए एक डेटा मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। 2010 से 2020 में निफ्टी के अर्निंग 6.5% पे कंपाउंड हुए थे और निफ्टी में उस दशक में 8.4% का कंपाउंडिंग किया था, राइट। 2020 से लेके 2024 तक निफ्टी ने 22% अर्निंग्स कंपाउंड किए। आप देख लीजिए पिछले 4 साल में मार्केट ने क्या रिटर्न दिए हैं। सो बियॉन्ड एवरीथिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स, elections and everything, the only thing end of the day which correlates very strongly with the underlying stock market performance वो है corporate earnings। तो जब तक corporate earnings ठीक आता रहेगा, मुझे लगता है despite all the bumps along the way, over a period of time एक अच्छे तरीके से healthy compounding returns इंडिया में मिलने की आशाएं बहुत ज़्यादा है आज के तारीख में। एग्जैक्टली गौतम जी, मैं आपके शायद इस उत्तर का जो आखिरी आपने लाइन बोली है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स जब तक बेहतरीन रहने की उम्मीद है, और उस बेहतरीन रहने की उम्मीद और आपका जो आकलन जहाँ पे अर्निंग्स बेहतरीन रहेंगी और उसके अगेंस्ट जो प्राइस डैमेजेस हुए हैं, जैसे कि आपने कहा कि इट्स टाइम नाउ टू अगेन आई मीन थिंक अबाउट गेटिंग इनटू स्टॉक्स जो कि आपको पहले अच्छे लग रहे थे, सबसे ज़्यादा पहले आप किस स्पेस को एड ऑन करना चाहेंगे? आई मीन फॉर इंस्टेंस पीएसयू बैंक, मुझे याद अच्छी तरह से आपसे मेरी जो 3 बार बातचीत हुई है, आपका पीएसयू बैंक से बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, आपका रियल स्टेट पे बहुत कन्विक्शन है। सबसे पहले लैच ऑन किस पे करना चाहिए जहां पे प्राइस डैमेज भी सिवियर हुआ है और एंट्री पॉइंट अच्छे मिल रहे हैं आपके मुताबिक? मुझे लगता है पीएसयू बैंक उतने ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं, बट उनके वैल्यूएशंस आज भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल हैं। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में जो हर क्वार्टर में हम अपडेट करके पब्लिश करते हैं, द लास्ट पब्लिश मॉडल पोर्टफोलियो हैज़ एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा एज अ बिग ओवरवेट पोजीशन। आपने सही कहा, रियल एस्टेट पे भी हमारी राय बहुत पॉजिटिव है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में आप देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा डेवलपर्स, इस तरह के स्टॉक्स मौजूद है। वहाँ पे थोड़ा करेक्शन हमने देखा है। इसके अलावा हमें जो ठीक लगते हैं सेक्टर्स वो है होटल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सेक्टर यहाँ से भी अगले 3-5 साल में उभर के आने की उम्मीद ज़्यादा है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 8 कंजम्पशन स्टॉक्स है, जिसमें से 7 डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है। इसमें टाइटन, इंडियन होटल, मेट्रो, लेमन ट्री, जोमेटो, डीमार्ट, रेस्टोरेंट ब्रांड, इस तरीके के स्टॉक्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में काफ़ी मौजूद है। और फिर ऑटो सेक्टर में भी हमारी राय काफ़ी पॉजिटिव है, जहाँ पे हमारे रिकमेंडेशंस में M&M, अशोक लेलैंड और हीरो है। सो ये 4-5 सेक्टर्स जो है फाइनेंशियल्स, उसके अंदर नॉन लेंडिंग और पीएसयू बैंक्स में हमारा बड़ा ओवरवेट है। एंजल ब्रोकिंग, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये भी सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में मौजूद है जो हमारे टॉप आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हॉस्पिटल्स में मेदांता हॉस्पिटल। सो ये सारे जो सेक्टर्स है, जो स्टॉक्स है, हमारे टॉप आइडियाज़ में है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में मौजूद है। इसी पे हमारी राय आज भी ज़्यादा पॉजिटिव है। और जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि कौन से स्टॉक में या कौन से सेक्टर में आप पहले खरीदारी करेंगे, इसमें मतलब नंबर लगाने की ज़रूरत है नहीं। मतलब जहाँ आपका प्राइस कंफर्ट ज़्यादा है, बिकॉज ये सारी चीज़ें बॉटम्स अप होती है। यू माइट बाय फ्यू बैंक स्टॉक्स और फ्यू रियल एस्टेट स्टॉक्स और फ्यू होटल स्टॉक्स, द ऑर्डरिंग डजेंट मैटर। अच्छा गौतम, आप इस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर काफ़ी बुलिश रहे थे। अभी जो प्राइस कट आया उसके बाद जो फ्राइडे को बड़ी डिक्लाइन आई, क्या वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इलेक्शन है अब तो और क्रूड भी बढ़ रहा है, क्या थोड़ा सा कॉशियस रहना बेटर रहेगा? अनुज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है हमेशा से एक ट्रेडिंग टाइप के स्टॉक्स रहे हैं। इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज रेगुलेटर, गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं और क्रूड प्राइस का बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारे जो व्यूज़ है इस पे HPCL पे बहुत पॉजिटिव व्यू हमारा है। जनवरी में हमने 400 रुपये के भाव पे इसको मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड भी किया था। मुझे लगता है ये जो 2 रुपये का प्राइस कट आया है उसके वजह से थोड़ा सा एक नर्वसनेस जो आया है स्ट्रीट में, हमें लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि more or less prices have been even on paper and even in practice we see deregulation
प्रोग्रेसिंग क्वाइट वेल। थोड़ा सा मुझे लगता है ये जो 2 रुपए के प्राइस कट को लेके एक बाजार में एक नीजक रिएक्शन आया है। अगर इससे प्राइसेस नीचे आती है तो ज़रूर हमें लगता है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वैल्यूएशंस आज भी काफ़ी सस्ते हैं। लेकिन अनुज, जैसा कि आपने कहा है, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से भागे जाते हैं तो इस स्टॉक में एक तरीके से थोड़ी सी बिकवाली भी आती है। तो वो नज़र रख के ही आपको इसमें अपना ट्रेडिंग व्यू बनाना होता है, बिकॉज दिस आर सिक्लिकल स्टॉक्स, और सिक्लिकल के अंदर ऊपर से गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें कभी कभी इंटरवेंशन हो जाता है इलेक्शन साइकिल को लेके, तो वो आपको हमेशा नज़र में रख के अपना व्यू बनाना होता है। अब मैं आपसे ना हमने काफ़ी आपकी कॉन्फ्रेंस की बात भी कर ली, दो मुझे लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहिए था। एक तो एचडीएफसी बैंक, अब यहाँ पर क्या आप अपने क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि अब इसको लीजिए यहाँ पर इस लेवल पर, और दूसरा आईटीसी जहाँ पर वो बड़ी ब्लॉक डील हुई। गौतम, इन दो स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू बन रहा है, हाउस व्यू? सो आईटीसी एक अकेला ऐसा स्टॉक है जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में पूरे कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज में हमारी राय पॉजिटिव है। दिस इज द ओनली कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक दैट वी होल्ड। वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं, डिविडेंड यील्ड्स काफ़ी अच्छा है, और ये जो थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज हो चुका था बजट के पहले, और ये जो बैट का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको लेके एक हैंगओवर था, मुझे लगता है दैट इज़ आउट ऑफ द वे। और अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से भी अगला 2 साल कम से कम 10 से 12% का कंपाउंडिंग आने की उम्मीद है। उसके सामने वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो रिस्क रिवॉर्ड के एंगल से हमें आईटीसी ठीक लगता है। जहाँ तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, हमारा व्यू वहाँ पे थोड़ा सा फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू हमें आईसीआईसीआई बैंक बेटर लगता है। एचडीएफसी बैंक पे हमारा अभी भी अंडरवेट पोजीशन है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। इनफैक्ट उसके वजह से हमारा पूरा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का वेट भी अंडरवेट हो जाता है। लेकिन हमारे अगर आप पोर्टफोलियो को देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक एक नंबर 1 चॉइस है अभी हमारा, उसके बाद एक्सिस बैंक। सो विद इन फाइनेंशियल्स द पोजिशनिंग इज़ वेरी क्लियर। सबसे बड़ा ओवरवेट पीएसयू बैंक्स, फिर एनबीएफसी, और प्राइवेट बैंक्स अंडरवेट है, लार्जली बिकॉज ऑफ द अंडरवेट स्टांस दैट वी आर कैरिंग इन एचडीएफसी बैंक इन आवर मॉडल पोर्टफोलियो। सो रिलेटिव प्रेफरेंस हमारा आईसीआईसीआई बैंक की तरफ ज़्यादा है। वहाँ हमें रिस्क रिवॉर्ड के एंगल से प्लस नियर टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा बनने की उम्मीद दिखती है। ओके, गौतम जी, क्यूएसआर सेगमेंट में अगर मैं जाऊं, जो प्राइस डैमेजेस हुए हैं लास्ट लगभग 1.5 साल में, और इवन बेस्ट स्टॉक्स लाइक वेस्ट लाइफ, वहाँ पर भी प्राइस डैमेजेस हुए थे। लास्ट टाइम तो मैंने खैर अभी प्राइस देखा नहीं, बट इसमें कोई स्टॉक आप लोगों की कन्विशन लिस्ट में अपीयर हुआ है क्या? सो क्यूएसआर में डिमांड थोड़ा सा स्लो है पिछले करीबन 2 साल से, और एक फंडामेंटल चेंज हुआ है इस सेक्टर में पोस्ट द अराइवल ऑफ दिस डिलीवरी एप्स। अगर आप देखते हैं 4-5 साल पहले इतना सारा चॉइसेस कस्टमर के पास उपलब्ध नहीं था। आज अगर आप कस्टमर का बिहेवियर पैटर्न देखते हैं तो जब वो ऑर्डरिंग करता है एक फूड डिलीवरी ऐप से, तो कई सारे चॉइसेस मौजूद है विद इन पिज़्ज़ा कैटेगरी एज वेल एज आउटसाइड ऑफ पिज़्ज़ा कैटेगरी। तो इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें क्यूएसआर सेगमेंट में दिखा है। दूसरा, द अंडरलाइंग कोर डिमांड इटसेल्फ काफ़ी स्लो रहा है। आपने देखा होगा थर्ड क्वार्टर के जो नतीजे आए, थर्ड क्वार्टर एक फेस्टिवल सीजन वाला क्वार्टर था और वर्ल्ड कप भी उसमें शामिल था। इसके बावजूद सेम स्टॉक ग्रोथ बहुत ही म्यूटेड आपको सेक्टर में दिखा है। तो उस सेक्टर में हमारी राय यह है कि रिलेटिवली हमारा प्रेफरेंस जोमेटो की तरफ ज़्यादा है, जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी मौजूद है, और वहाँ हमें बेटर अपसाइड नज़र आती है, बिकॉज क्विक कॉमर्स एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट के रूप में उभर के आया है पिछले कुछ महीनों से, और हमें लगता है कि मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो परफॉर्मेंस है इस कंपनी का काफ़ी इम्प्रूव ऑलरेडी हो चुका है पिछले 3 क्वार्टर में, और आगे भी इम्प्रूव होने की हमारी उम्मीद है। इसलिए इन द क्यूएसआर बास्केट हमारा प्रेफरेंस जोमेटो की तरफ ज़्यादा है कंपेयर टू द कोर क्यूएसआर कंपनीज। ऑलराइट गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से इस कॉन्फ्रेंस के लिए ऑल द बेस्ट।